लास्ट लेक्चर में हमने ईबीसी की लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि कपलिंग की क्या नीड ऑफ कपलिंग क्या है, कि कपलिंग टेक्निक्स कौन सी है। उसमें हमने आरसी कपलिंग किया, ठीक है ना। आरसी कपलिंग हमने लास्ट किया। उसके बाद में आज हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम ट्रांसफॉर्मर कपलिंग, ठीक है। तीन ही टेक्निक है आपकी, आरसी कपलिंग, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग और एक है आपकी डायरेक्ट कपलिंग। वो बहुत ईजी है डायरेक्ट कपलिंग। तो इसमें जो ट्रांसफॉर्मर कपलिंग है आपको समझ आ रहा है, जो आप वहाँ पे आरसी से काम करा रहे थे। आरसी क्या कर रहा था, एक स्टेज को दूसरी स्टेज से जोड़ने का काम कर रहा था। यहाँ पे वही काम, एक स्टेज को दूसरी स्टेज से जोड़ने का काम कौन करेगा, हमारा ट्रांसफॉर्मर। समझ आ गई मेरी बात? छोटी सी चीज वन बाय वन समझते चले जाओ, सुनते चले जाओ। जो आरसी कपलिंग क्या कर रहा है, जल्दी आओ। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देगी, जल्दी बैठ सुनो, से नोट मत करो, पहले कपलिंग का काम क्या होता है। कपलिंग का काम होता है जोड़ना, एक स्टेज की आउटपुट को दूसरे स्टेज की इनपुट बनाना। एक स्टेज की आउटपुट को दूसरे स्टेज की इनपुट बनाना, मतलब मेरी आउटपुट इसकी इनपुट बनने कैसे होगी कि मैंने जो काम किया वो मैं इसको दे दूं, तो मेरी आउटपुट इसकी इनपुट बन गई। तो जब आप एक स्टेज की आउटपुट को दूसरे स्टेज की इनपुट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कपलिंग। और जिस कंपोनेंट से, जिस टेक्निक से हम उसको जोड़ते हैं, एक स्टेज को दूसरी स्टेज से जोड़ते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बनाने के लिए, एम्पलीफिकेशन को बढ़ाने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं कपलिंग टेक्निक्स। तो उसके लिए जो कपलिंग टेक्निक्स यूज होती हैं, उसमें आपके पास तीन मेथड्स हैं। एक है आपका आरसी कपलिंग, एक है आपका ट्रांसफॉर्मर कपलिंग और एक है आपका डायरेक्ट कपलिंग। आरसी कपलिंग में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या उसका ग्राफ आ रहा है, कहाँ पे उसके मेरिट्स है, कहाँ डिमेरिट्स है, कहाँ उसकी यूजेस है, वो मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, ठीक है। अब आता है आपका सेकंड टेक्निक्स, दैट इज ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। सिर्फ आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, नोट मत कीजिएगा, पहले सुन लीजिए। ट्रांसफॉर्मर कपलिंग में जो काम आरसी कपलिंग करती थी, जो आपका आरसी कपलिंग करता है, जो आर और सी के कॉम्बिनेशन को यूज करके आप एक स्टेज की आउटपुट को दूसरे स्टेज की इनपुट बना देते हैं, ये था आपका आरसी कपलिंग। तो फिर ट्रांसफॉर्मर क्या काम करेगा, यही सेम काम ट्रांसफॉर्मर करेगा। ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, आपकी एक स्टेज की आउटपुट को दूसरे स्टेज की इनपुट बनाएगा, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रांसफॉर्मर बना के दिखाऊं, ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है, किस लॉजिक पे काम करता है, ये मैं इलेक्ट्रिकल वन में आपको पढ़ा चुकी हूँ। आप दोबारा फिर से पढ़ेंगे और डिटेल में चैप्टर 3 के इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो पहले जो मुझे यहाँ पे जितनी जरूरत है मैं सिर्फ इतना बताऊँ, ठीक है। तो वन बाय वन सुनिए। ट्रांसफॉर्मर कपलिंग में क्या होगा आपका, ट्रांसफॉर्मर, तो आप इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्मर कैसे होता है, इसमें दो वाइंडिंग्स होती है, जो मैं कह रही हूँ सिर्फ आपको सुनिए। यहाँ पे कौन सी वाइंडिंग है, प्राइमरी, जहां पे आप हमेशा इनपुट अप्लाई करते हो, वोल्टेज अप्लाई करते हो, मेन सोर्स आप यहाँ पे यही होता है आपका 230 वोल्ट और जो भी जितने रेटिंग होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप, ये होगी आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग और ये हो गया आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। आप सब लोगों को पता है स्टेप डाउन स्टेप अप दो ट्रांसफॉर्मर होते हैं, इसके बारे में भी आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, वो मैं थर्ड में जब पढ़ाऊंगी, थर्ड चैप्टर जब आपका आएगा नेक्स्ट वीक, वो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो मैं और जगह नहीं जा रही, आप सिर्फ ट्रांसफॉर्मर समझिए कि ट्रांसफॉर्मर क्या काम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हर एक स्टेज के बीच में, हर दो स्टेजेस के बीच में, जैसे कपलिंग कैपेसिटर को यूज करते थे, ऐसे करते थे ना, एक स्टेज की आउटपुट को कलेक्टर से बेस पे पहुंचाते थे, ये थी ना वैल्यू आपका, ऐसे ही होता था।
ये कलेक्टर था और ये वाला क्या था, इसका बेस था। तो इस कलेक्टर की एक स्टेज की आउटपुट से उसकी इनपुट पे पहुंचाने के लिए आप कपलिंग कैपेसिटर को यूज करते थे, सीसी। समझ आ रही है मेरी बात? जो एक स्टेज की आउटपुट को दूसरे स्टेज की किस पे इनपुट पे पहुंचाता था, एसी को पास करता था और डीसी को रोक देता था। यही करता था, क्योंकि आपको पता है कि कैपेसिटर इसी पे काम करता है जिसमें फ्रिक्वेंसी होती है और डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं होती। समझ आ रही है मेरी इतनी बात? तो ये काम था कपलिंग कैपेसिटर का। अब यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर हट गया। अब यहाँ पे क्या गया, इसका ये जो जगह ले ली, इसका जो स्थान ले लिया वो ले लिया ट्रांसफॉर्मर। समझ आ गई मेरी बात? यानी आप यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर बनाओगे वो इस तरीके से बनेगी। एक के कलेक्टर पे कनेक्ट होगा, मतलब एक वाइंडिंग कलेक्टर पे कनेक्ट होगी और एक सेकेंडरी वाइंडिंग जो है इस पे होगी बेस पे, दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस पे। ऐसे ही तो होता था। आप यही तो करते थे आरसी कपलिंग में कि आप देखो, जो काम आप आरसी कपलिंग में करते थे वही काम आपको डायरेक्ट कपलिंग में करना है, वही काम आपको ट्रांसफार्मर कपलिंग में करना है। ठीक है, आपको ये भी पता है कि हम कॉमन एमिटर मोड को हर बार यूज करते हैं। तो जब आप कॉमन एमिटर मोड में ट्रांजिस्टर को यूज करोगे तो ये तो बेस हो गया जिस पे आप इनपुट दे रहे हो और ये कॉमन है, तो आउटपुट किस पे आएगा, कलेक्टर पे। समझ आ रही है मेरी बात? तो इनपुट आप इस पे दे रहे हो, आउटपुट इस पे दे रहे हो, तो और फिर दूसरा ट्रांजिस्टर लिया आपने, इनपुट किस पे जाएगी, बेस पे। ठीक है, तो इसकी जो आउटपुट है, एक की आउटपुट दूसरे की क्या बन जाएगी, इनपुट। आ रही मेरी इतनी बात समझ? हाँ या ना? इसी तरह फिर नेक्स्ट चलोगे, यहाँ एक ट्रांसफार्मर, इसके बीच में ट्रांसफार्मर होगा, इसके बीच में ट्रांसफार्मर होगा, फिर एक लाइन आएगी, फिर इन दोनों के बीच में ट्रांसफार्मर होगा, फिर इसी तरह, यानी हर दो स्टेजेस के बीच में एक ट्रांसफार्मर आएगा। समझ आ गई मेरी बात? अब कहानी इतनी बात सबको समझ आ रही है, मैं डायग्राम बहुत बाद में ड्रॉ करूंगी क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन समझने वाला बहुत है। ठीक है, आपके एफएम रेडियोज होते हैं, आपके फोन है जो सिग्नल्स को कैच करते हैं, वो सब में यही काम होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर कपलिंग की वहां यूज होती है, मैं बताऊंगी क्यों होती है। अब जो है ये जो ट्रांसफार्मर कपलिंग जो मैं आपको समझा रही हूँ, आपको ये समझ आ गया कि जैसे आर और सी होता था वो यहाँ ट्रांसफार्मर कपलिंग काम करेगा। तो अब आपके दिमाग में आया कि चलो आर तो समझ आ रहा है, सी का जो काम था वो कौन करेगा, क्योंकि मेन रोल उसमें सी का ही था। कैपेसिटर क्या कर रहा था, कैपेसिटर एसी को पास कर रहा था और डीसी को रोक रहा था, क्योंकि हमें पता है कैपेसिटर के लिए जो रिएक्टेंस है वो क्या है, XC = 1/ओमेगा c और ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2πf। तो XC = 1/ओमेगा c = 1/2πfc। ठीक है, अब हमें पता था कि डीसी क्या है, डीसी में फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। ठीक है, अब ये आप इन लोगों से समझना, अभी आपको ये नहीं पता कि डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। मैंने इनको पूरा एडीसी पढ़ाया है, इनको बहुत अच्छे से बताया कि मैं क्या, ईसीडी पढ़ाया है, इनको बहुत अच्छे से बताया मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन भी इतनी वीडियोस हमने देखी है कि उस टाइम को पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं। तो इन बच्चों को, हर एक बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा जितने क्लास के अंदर बैठे होते हैं। ठीक है, तो आपको इनसे जरूर समझना। ठीक है, तो खाली ऐसे कहने से काम नहीं चलता है कि फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं होती है वो ये बताए। और फिर इनको भी ना, अगर इनको नहीं पता होगा तो फिर तुम मुझे बता देना, फिर इनकी क्लास पक्की। ठीक है, अभी देखना, तो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं है डीसी के लिए, तो 2πf0 × c 1/0 तो इतना ज्यादा रिएक्टेंस आएगा, मतलब वो कुछ पास होने ही नहीं। ठीक है, कैपेसिटर जो है वो डीसी को पास होने ही नहीं देगा, उसका रीजन ये है। समझ आ गया क्या? तो कैपेसिटर एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता है, उसका रीजन ये है। ठीक है, जो लोग डेली आ रहे हैं, जिन्होंने पहले पढ़ा उनको पता होगा, जिन्होंने सब लोग आ रहे हैं इनको पता होगा। रितेश वॉशरूम से आ रहा है, आशीष को समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ, रचित को भी समझ आ रहा है, और बच्चों को मुझे पता नहीं, योगेश थोड़ा लेट आ रहा है। ठीक है, तो अब कहानी ये आती है कि काम तो हमारी जनरल रिक्वायरमेंट तो यही है ना। कपलिंग में जब मैंने आपको 7-8 मिनट की जो वीडियो बनाई थी, सेकंड या थर्ड लेक्चर है इसके अंदर एडीसी का, उसमें मैंने ये बताया था कि नीड ऑफ कपलिंग की जरूरत क्यों है। कपलिंग की जरूरत इसलिए है कि वो एसी को तो पास करे, डीसी को रोके।
टेक्निक्स तो बाद की चीजें, ये आपकी जनरल रिक्वायरमेंट है कि वो एसी को पास करे, डीसी को रोक, एक स्टेज की डीसी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टेज की, जब आप एक स्टेज की आउटपुट को दूसरे स्टेज की इनपुट बनाओगे तो वो सिर्फ एसी को पास करेगा, डीसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि अगर डीसी का पॉइंट भी दिया तो आपका क्यू पॉइंट ऊपर या नीचे फिक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो फिर वो एम्पलीफायर की तरह काम नहीं कर पाएगा। और हम सर्किट पे काम इसीलिए कर रहे हैं एम्पलीफिकेशन के, खाली स्विचिंग के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर काम करेंगे। और हमें एम्पलीफायर क्या चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू चाहिए, एक स्टेज से वो नहीं आएगी, तो हमें गेन को बढ़ाना है। वो गेन को बढ़ाने के लिए हमें नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाने पड़ेंगे, इसलिए हम ईडीसी में सारा का सारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को यूज कर रहे हैं। कहीं पर भी हम वन स्टेज को नहीं समझा रहे हैं, वन स्टेज हम ईसीडी में पढ़ के आ चुके हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, हम टू स्टेजेस को समझ रहे हैं, टू स्टेज आ रही बात समझ। तो कपलिंग टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट ये है कि वो एसी को एम्पलीफिकेशन बढ़ाए, दूसरी कंडीशन क्या है, एसी को पास करे, डीसी को रोके। तो कैपेसिटर तो रोक रहा था आरसी कपलिंग में, अब मैडम वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे कैसे फुलफिल होगी। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो काम वहां पे कैपेसिटर कर रहा था वही काम यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका ट्रांसफार्मर कर रहा है, क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता, सिर्फ एसी पे काम करता है। वो आपको जो इंडक्शन प्रिंसिपल था, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल, फैराडे का जो लॉ था, जब तक आपका फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स चेंज नहीं होगा, चुंबकीय रेखाएं चेंज नहीं होगी, तब तक आपका फ्लक्स प्रवाह नहीं होगा। जब फ्लक्स प्रवाह नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी, फिर प्राइमरी बाइंडिंग से सेकेंडरी बाइंडिंग पे कुछ भी पास नहीं। तो जब डीसी, कौन सी चीजें चेंज होगी, इसमें फ्रीक्वेंसी होगी, तो डीसी में तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, डीसी तो ऐसा है जिसको आप इसको वाले पार्ट में क्लिप कर देते हो, जो छोटी मोटी ऐसी होती भी है तो सिर्फ वो इतना रह जाता है, जिसको आप हमेशा कैसे दिखाते हो, ऐसे। लेकिन आपका एसी क्या होता है, एसी गोज लाइक दिस, चेंजिंग साइकिल पर सेकंड, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, चेंजिंग साइकिल पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, दैट इज माय पॉइंट। चेंजिंग साइकिल पर सेकंड इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। तो एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में मैं नहीं कह रही हूँ फ्रीक्वेंसी नहीं है, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जिसकी साइकिल है वो हर बार चेंज हो रही है, चेंज होने का मतलब है प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार मतलब अपनी पोलैरिटी को चेंज करना, समझ आ गई मेरी बात। और जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो डीसी पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें आपकी पोलैरिटीज है ही नहीं, और जब पोलैरिटीज नहीं है तो वहाँ फ्लक्स चेंज, ये फर्स्ट ईयर है ना, सेकंड ईयर सर अभी तो चल रहा है, आधा पौना घंटा तो चलेगा, अभी आप फर्स्ट ईयर को पढ़ाना, जब फ्री हो जाओगे तो बता दो, समझ आए मेरा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे यही काम के कहने का मतलब ये है कि हमें जो डीसी का आइसोलेशन करना है, आइसोलेशन का मतलब है अलगाव, अब तो आइसोलेशन सबको समझ आ गया है कोरोना की वजह से, कि इसको आइसोलेट कर दो, मतलब इसको अलग रख दो। तो डीसी आइसोलेशन का मतलब वही हो गया कि आप डीसी को एक जगह पे फिक्स रखेंगे, डीसी पास नहीं होनी चाहिए, इसको बोलते हैं डीसी आइसोलेशन, ठीक है। तो क्योंकि हमारे सिर्फ डीसी अपने आप ही आइसोलेट हो जा रहा है, एक स्टेज की डीसी कभी भी दूसरे पे पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर है एक स्टेज का दूसरी स्टेज से जब कनेक्शन होगा तो वहां पे सिर्फ एसी पास होगी, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग पे तो आप इनपुट दे रहे हो, और सेकेंडरी वाइंडिंग में आपकी म्यूचुअल इंडक्शन से करंट वहां पे फ्लक्स प्रवाहित होगा, जिसकी वजह से करंट प्रवाहित होगी, वो सेकंड स्टेज की बेस पे जाएगी, तो वहां पे डीसी तो जा ही नहीं सकती। तो वहां पे जो आपका पहला आरसी कपलिंग था, वहां पे थोड़ा बहुत डीसी आपका हल्का फुल्का 1-2% डिस्टर्ब हो भी सकता था कुछ फ्रीक्वेंसी से, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफार्मर कपलिंग में आपका डीसी जरा भी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर डीसी पे बिल्कुल भी काम नहीं करता है। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है। अगर आप ये कहो, जैसे मैं कह रही हूँ आरसी कपलिंग की बात, मैंने आपको ये कहा क्योंकि जैसे ये वैल्यू है x इज इक्वल टू 1/ωc, तो इक्वल टू 1/2πfc। अब जैसे हम एसी को जब डीसी में कन्वर्ट करते हैं
तो कुछ ना कुछ, जैसे मैंने ऊपर बताया, कुछ ना कुछ डीसी के अंदर अगर एसी का पार्ट हल्का सा भी फ्लक्चुएशन आ गया तो कुछ तो पास हो ही जाएगा ना। तो आरसी कपलिंग में तो वो थोड़े बहुत चांसेस हैं किसी फ्रिक्वेंसी पर, लेकिन हमारा क्योंकि डीसी डायरेक्ट कोई चीज नहीं है, डीसी कभी प्रोड्यूस नहीं होती हमें, मतलब आपको जनरल फॉर्म में नहीं मिलती, नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलती, यू ऑलवेज हैव टू बी कन्वर्ट। जैसे डिजिटल सिग्नल है, आपको सिग्नल एनालॉग ही मिलेंगे, आपको उसको कन्वर्ट डिजिटल करना। आपके घर के जो सेटअप बॉक्स है वो मेरा डिजिटलाइज्ड है, वो डिजिटलाइज्ड है, लेकिन सिग्नल तो आपके कोई ना, आपके जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसको कैप्चर करने का तरीका तो क्या है, वो कैप्चर एनालॉग सिग्नल को ही कर रहा है। डिजिटल सिग्नल आपका क्या हो सकता है, कहीं से प्रोसेस नहीं हो सकता हो। आप ये कहोगे आपके घर में डायरेक्ट डिजिटल सिग्नल आ रहे हैं, नहीं, आपके घर में एनालॉग सिग्नल ही आ रहे हैं। आपका जो डिश वाला है, केबल वाला है, उसके पास सिग्नल आएगा, फिर जैसे घर में चैनल लगा हुआ है, अब देखो दो चीजें होती हैं अगर आप इसको ऐसे समझो तो, आप घर पे सेटअप बॉक्स लगाओ, ठीक है, सेटअप बॉक्स साथ आपकी छतरी लगी हुई है, ठीक है, और एक घर पे केबल आ रहा है, जैसे अभी भी केबल आता है, ठीक है, मेरे घर पे केबल आ रहा है, ठीक है, तो केबल में सेटअप बॉक्स तो है, लेकिन उसकी जो कनेक्टिविटी है वो एक ऐसे बंदे के पास है जो क्या कर रहा है, उन सारे सिग्नल्स को कैप्चर करके एनालॉग सिग्नल्स को लेकर डिजिटल सिग्नल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उससे सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, आप पैसे उसी को देते हो ना। लेकिन अगर टाटा स्काई देखो या XYZ कोई सी भी आप छतरियां देखो, तो आप देखो जो छतरी लगी होगी ऐसे गोल सी, छोटी सी, वो अब तो छोटी हो गई, छोटी छोटी, और बीच में माइक सा लगा रहता है, अगर उस माइक पे कुछ कपड़ा गिर गया या आपके माइक पे प्रॉपरली घूम गया तो आप देखो सिग्नल में डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है, वो चलता नहीं है, वो कहते हैं योर सेटअप बॉक्स इज नॉट रिसीविंग अ सिग्नल। बहुत ज्यादा बारिश तूफान आ रहा है, ठीक है, कहीं पे तार बार गिर गए तो सिग्नल घर पे नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी कर लो, पहले वो आप केबल वाले को फोन करोगे या टाटा स्काई पे जाके उसको छतरी को सेट करोगे। उसका रीजन ये होता है, आप पढ़ोगे 5th सेमेस्टर में एंटीना, ठीक है, अब मुझे नहीं पता यहाँ कितना सिलेबस में, मैं तो बीटेक का बता रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ा के आई हूँ। आपके जितने भी छतरियां होती है सिग्नल को कैप्चर करने वाली, अलग अलग सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, एक आपने ऐसे भी एंटीना देखे होंगे, इतने बड़े बड़े एंटीना होते हैं, यूं लगे होते हैं, पुल से नीचे उतरते हो ना, स्टेशन पे लगे नहीं होते, वो ये वाला बेचारी वाला पुल पे जैसे नीचे उतरते हो, इतना बड़ा, कई बार लोग चढ़ भी जाते हैं उसके ऊपर, जैसे वो इतना बड़ा सा एक छतरी सी लगी रहती है, बहुत किलोमीटर और ऐसे ऐसे जिगजैग शेप में बना होता है, वो आपका क्या है, मार्कोनी एंटीना, हर्ट्ज एंटीना। और जो आपके घर पे बना होता है, जहाँ पे सिग्नल कैप्चर करता है, सबसे बेस्ट होता है सिग्नल कैप्चर करने के लिए आपका पैराबोला शेप, ऐसे ना तो बिल्कुल गोल होता है, और उसके बीच में आपका जो एंटीना लगा होता है वो दो एंटीना का कॉम्बिनेशन है, वो आपका हॉर्न एंटीना, HORN, हॉर्न एंटीना। हॉर्न एंटीना क्या होता है, वो क्या करता है, पहले सारे सिग्नल आपके ऐसे आते हैं, ऐसे आके गिर गए इसके ऊपर, और फिर वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, तो जो रिफ्लेक्ट बैक होता है उसको हॉर्न एंटीना के ऊपर, जैसे मतलब आपने कोई चीज फेंकी, आपने बहुत सारी चीजें फेंकी, और फेंकने के बाद कुछ किरणें वापस आई, कुछ वहीं की वहीं वापस रिफ्लेक्ट हो गई, जैसे आप साइंस में पढ़ते थे, फिजिक्स में पढ़ते थे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, अपवर्तन और परावर्तन। तो क्या होता है कि सिग्नल, जैसे आप लेंस में भी पढ़ते थे, पहले सिग्नल गया और फिर वापस फोकस होके आया, वो जो फोकस वाला पॉइंट है, वो फोकस पॉइंट पे आप अपना हॉर्न एंटीना को रखते हैं, वो जितना बढ़िया सेट होगा आपका सिग्नल उतना बढ़िया कैप्चर होगा। समझ आ गई मेरी बात? अब देखिए इतनी सी छतरी कभी नहीं होती, छतरी हमेशा कम चलो इतनी होती, क्योंकि एक सेटअप बॉक्स है, और आप ये भी देखना कि अगर घर में एक लगा हुआ है ना, तो एक ही चैनल कैप्चर करेगा, एक ही घर का सेटअप टीवी चलाएगा। उसका रीजन वही है, कुछ आता है उसमें तो दो विषय रहते हैं, वो फिर वो तो आपका वो है ना कि वो तो आपने फिर सेटिंग्स कर दी, वही आप कहना तो तार बार जोड़ दी, तो वही होगी ना, आपने सिग्नल को पास कर दिया म्यूचुअल इंडक्शन, तो वो वहां से जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा अच्छी होगी वो तो आएगा नहीं, लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी ना कि इधर उधर डबल स्पोर्टिंग, डबल स्पोर्टिंग बोलते हैं, तो आप इसके अंदर पढ़ोगे, EDC के NFTL के अंदर पढ़ोगे कि एक सिग्नल, और कई बार ये भी होता है कि एक ही चैनल पे आपको दो चैनल सुनाई दे रहे हैं, अभी कभी FM सुनते हो तो उसका वही वाला रीजन है। अब जैसे ट्रांसफार्मर कपलिंग की मैं बात करूंगी, RC कपलिंग में अगर कहीं कनेक्टेड है ना, RC कपलिंग, तो आप वहां से एक चैनल से दो चैनल देख लोगे, लेकिन जहाँ पर ट्रांसफार्मर कपलिंग होगी ना, वहां नहीं देख पाओगे उसका, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो किसी एक पॉइंट पे बहुत बढ़िया आता है, बाकी सब पॉइंट पे बेकार है, मैं आपको बताऊंगी। समझ आ रही है बात? देखो खाली सब्जेक्ट पढ़ के कोई फायदा नहीं है, आप सब्जेक्ट पढ़ो और उन चीजों को समझो कि इम्प्लीमेंटेशन क्या है। समझ आई मेरी बात? इतनी बात सबको समझ आ रही है क्या?
कलेक्टर। ठीक है, एक तो आपका कलेक्टर कनेक्ट होगा और एक आपका होगा कहाँ पे, बेस से, डायरेक्ट बेस से। समझ आ रहा है ट्रांसफॉर्मर कपलिंग की बात? तो यानी आपको ये लिखना है कि ट्रांसफॉर्मर कपलिंग एक ऐसा मेथड है जो काम हमारा आरसी कपलिंग में होता था वो हमारा ट्रांसफॉर्मर कपलिंग में होता है। वहां पे हम रेजिस्टर और कैपेसिटर यूज करते थे, कपलिंग कैपेसिटर को यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग में हम अब ये सोचेंगे कि हमें जो हमारी जो कपलिंग टेक्निक्स की जो रिक्वायरमेंट है कपलिंग है कि हमें जब एक आउटपुट को दूसरे की इनपुट से जोड़ना है तो वहाँ पे डीसी पास ना हो, वो काम हमारा ट्रांसफॉर्मर करेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता। आने वाली की बात समझ? अब मैं डायग्राम, क्योंकि बुक सबके पास होगी ऑलमोस्ट, तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँ क्योंकि बेसिक समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ समझा रही हूँ मैं ताकि आप एक बार जाके पढ़ो और आपको याद हो। दैट्स इट। देखिए, अब देखिएगा, ट्रांसफॉर्मर आई एम जस्ट ड्राइंग अ वन डायग्राम, उसके बस इतना ड्रॉ करना है, इसके लिए कुछ वोल्टेज गेन निकालना है, कुछ नहीं निकालना। ठीक है, इसको डायग्राम बनाना है तो साथ के साथ बना ले, फिर मैं समझा के उसको पॉइंट आउट करूँगा।
जिनको नोट करना है नोट करें। देखो हो जाए तो बड़ा बताइए। हो गया। हो गया बच्चों। देखो क्या देखो पहले से आपको समझ आ जाएगा। पहले देखो देखो इसमें एक चीज आपको बहुत कॉमन नजर आ रही है। मैंने कहा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर हम यूज करते हैं। हम एम्पलीफायर में काम कर रहे हैं, इसमें स्विच का कहीं कोई लेना देना नहीं है। 3-4 चैप्टर्स में कहीं पर स्विच याद ही मत रखना, ठीक है। तो सबसे पहले चीज आपको याद रखनी है कोई सी भी कपलिंग टेक्निक हो, एक तो आप कौन सा मोड यूज कर रहे हो, कॉमन एमिटर मोड यूज कर रहे हो, यानी आप ट्रांजिस्टर को कुछ ऐसे यूज करो, समझते चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं और आपको क्या करना है, एक आपको VCC चाहिए। VCC आप हमेशा दो सोर्सेज को यूज कर रहे हैं, एक तो AC को और एक DC। DC सोर्स क्या कर रहा है, ट्रांजिस्टर को के क्यू पॉइंट को फिक्स करने में हेल्प कर रहा है। पढ़ी थी ना बाइसिंग टेक्निक्स, ECD में लास्ट टाइम मैंने आपको बाइसिंग टेक्निक समझाई थी। उसमें आपकी जो वीडियोस है वो छोटी छोटी बनी हुई है, 7-8 मिनट की, तो आपको घर जाके जरूर देख लें। बाइसिंग अगर नहीं होगी तो आपका क्यू पॉइंट कभी भी बीच में फिक्स नहीं हो पाएगा, या अगर आपको स्विच की तरह यूज करना है तो वो कहाँ नहीं फिक्स हो पाएगा, ऊपर फिक्स नहीं हो पाएगा। अगर आपको ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच ऑफ यूज करना है तो उसका ये क्यू पॉइंट नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफायर की तरह यूज कराना है, वहां पे मुझे क्यू पॉइंट बीच में चाहिए, ठीक है। तो उसको स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कि ज़्यादा टेम्परेचर हाई ना हो जाए, ठीक है, बीटा की वैल्यू ज़्यादा ना बढ़ जाए, करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो आपका क्यू पॉइंट ऊपर नीचे ना हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बाइसिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं। समझ आएगी बात? जैसे एमीटर बेस्ड बाइस था, कलेक्टर बेस्ड बाइस था, सेल्फ बेस्ड बाइस था और वोल्टेज डिवाइडर बेस्ड, ठीक है। तो आप हर बार सबसे बेस्ट जो बाइसिंग है वो है आपकी वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, जिसमें आप R1 और R2 को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वो सेकेंडरी कॉइल का दूसरा टर्मिनल ग्राउंड में जाएगा, कहाँ पे? तो ये स्टार्ट ये वाली? नो मैं पूछ ट्रांसफार्मर वो अपने आप ऑटोमेटिकली जाता है, वो यही है। यस प्रोवाइड। हाँ मतलब ये यहाँ से छूट गया। यहाँ देखो इतना समझ आ रहा है, बीच में अनकनेक्टेड थोड़ा ना रहेगा रितेश, इतना सबको समझ आ रहा है। अब यहाँ देखो कुछ चीजें दिमाग से यूज किया हुआ, यहाँ देखो हर बार हम ये वाली बाइसिंग को यूज करके दिखाते हैं,
तो आपको दिखाई दे रहा होगा इतना पोर्शन R1 R2, ये सारा DC का पार्ट है, ठीक है। और इस पे आप एक BC से कनेक्ट कर देते हैं। समझ आ रही मेरी बात? कितनी क्लियर है? नहीं है? इसी अभी आपने जो पीछे RC कपलिंग किया उसमें भी यही किया, RE और ये कपलिंग कैपेसिटर नहीं है, ये बाईपास कैपेसिटर है, जो क्या करता है एमीटर पे प्रोड्यूस होने वाले बड़े हुए AC वोल्टेज को क्या करता है, AC कंपोनेंट्स को बाईपास कर देता है, सो दैट आपकी इनपुट क्या ना हो, डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये बेस है, ये एमीटर है, वोल्टेज क्या होगी VB माइनस VE, इसको हम कहेंगे VBE। अगर एमीटर वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो सारी चीज़ नेगेटिव पे पहुंच जाएगी, तो आपकी वोल्टेज पहले ही लॉस में पहुंच जाएगी। समझ आ गई मेरी बात? ये बात मैं समझा चुकी हूँ। तो यही सेम आपने यहाँ पे रखा, इसको भूल जाओ, डायग्राम बनाने का तरीका बता दो। इसको आपने उठाया, इस पूरे को यहाँ चिपका दिया, तो ऐसा ही तो है। ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर पे, एमीटर साइड पे रेजिस्टर RE, इसके पैरेलल पे कपलिंग कैपेसिटर नहीं, बाईपास कैपेसिटर, एमीटर बाईपास कैपेसिटर आपकी एमीटर साइड पे प्रोड्यूस होने वाले AC कंपोनेंट को बाईपास करता है, सो दैट आपकी जो इनपुट है, बेस में जो इनपुट है वो क्या ना हो, इंक्रीज ना हो, क्योंकि अगर वो इंक्रीज हो गई तो VB माइनस VE यानी आपकी जो टोटल वोल्टेज है वो नेगेटिव में पहुंच जाएगी, तो आपके बेस पे पहले ही वोल्टेज किस में पहुंच जाएगी, नेगेटिव में पहुंच जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रही है मेरी बात? तो इसको स्टेबल करने के लिए हम चाहते हैं कि बेस वोल्टेज हमेशा ज़्यादा रहे और ये जो एमीटर वोल्टेज वो हमेशा कम रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फिक्स वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज कभी भी इसकी प्रोड्यूस ना हो, तो अगर हो तो ये जो कैपेसिटर है ये यहाँ की बजाय यहाँ को पास कर दो ग्राउंड। समझ आ रही है मेरी बात? अब देखिएगा, एक ये बनाया, इसी तरह एक यहाँ बनाया, टू स्टेज से समझा रहे हैं, वो मोर देन इनफ है। तो अब देखिएगा जरा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अब तक आप क्या लगाते थे, बीच में कैपेसिटर लगाते थे, अब आप क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगाओ, क्योंकि मैंने नाम दिया ट्रांसफार्मर का। पहले क्या होता था, R होता था, कलेक्टर साइड पे आप क्या लगाते थे, रेजिस्टर लगाते थे, और इन दोनों के बीच में कैपेसिटर को जोड़ते थे। अब R और C पिक्चर से हट गया, ये C में नहीं आता, ये R में नहीं आता, R और C का मतलब है R और बीच वाला C, RC, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आप ऐसे करते थे, अगर आपको R और यहाँ से आप C लेके ऐसे कनेक्ट करते, ऐसे करते थे। अब आप ऐसा नहीं करते, अब आप क्या कर रहे हैं, आप ट्रांजिस्टर का जो R था, ट्रांजिस्टर का कलेक्टर साइड पे जो R था, RC कपलिंग में, वहां पे उसकी जगह किसने ले ली, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग ने ली। वहां पे RC कपलिंग था, कलेक्टर पे R और दोनों स्टेजेस के बीच में C, तो जो कलेक्टर पे जो R जुड़ता था, नाम इसलिए उसका था RC कपलिंग। अब जो वो R था, वो R तो हट गया और उस R की जगह क्या आ गया, ट्रांसफार्मर आ गया। मतलब ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो तो कलेक्टर पे कनेक्ट होगी, समझ आ गई मेरी बात, कलेक्टर पे कनेक्ट होगी, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो किस पे कनेक्ट होगी, आपके इन दोनों, मतलब कलेक्टर जो उसकी, आपको दोनों टर्मिनल्स कनेक्ट करने पड़ेंगे ना, मैं बता रही हूँ। प्राइमरी वाइंडिंग तो समझ आ गई, एक इससे और एक इस पॉइंट से। जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो इसी तरह से कनेक्ट होगी ना, मैं आपको जोड़ देती हूँ, सुनो। सेकेंडरी वाइंडिंग यही होगी, यही तो होता है। अब इसकी एक पॉइंट पे आप जोड़ रहे हो बेस से, ये तो प्लस हो गया, माइनस वाला लोअर पोटेंशियल पे जोड़ना पड़ेगा, वो कहाँ जोड़ोगे, इन दोनों वोल्टेज डिवाइडर वाइज के बिल्कुल मिडिल। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ या ना? आ रही मेरी बात समझ? आपको बच्चे, आपको जो ट्रांसफार्मर है या आपकी जो वाइंडिंग है, आपको उसको प्लस और माइनस दोनों कनेक्ट करना पड़ेगा ना। ये तो दोनों के बीच में आ गया था, तो ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब अगर आप इसको देखो तो इसको तो अगर आप इसको सिर्फ बेस से थोड़ा कनेक्ट कर दोगे, बेस से कनेक्ट करोगे, दूसरा पॉइंट कहाँ जाएगा, लोअर पोटेंशियल, वो आप कहाँ जोड़ोगे, R1 और R2 के बीच में। समझ आ गई मेरी बात? इसी तरह आप नेक्स्ट वाली, इसी तरह आप, अच्छा इस तरह नेक्स्ट वाली पे चलोगे, इसमें देखो, इसमें फिर आपने क्या किया, ये दूसरा ट्रांजिस्टर है, R1 R2, ये R1 R2, ये क्या होगा, कलेक्टर पे प्राइमरी वाइंडिंग,
फिर ये आपकी वैल्यू आ गई। और सेकेंडरी वाइंडिंग अगर वहाँ सेकेंड स्टेज की तो थर्ड स्टेज होगी उसके बेस पे, एक जो डायरेक्ट कनेक्ट होगा बेस पे और एक होगा आपके R1 R2 के बिल्कुल मिड में, ऐसे ही होगा। उसके बाद में अगर इस लास्ट स्टेज की सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस आपको क्या मिलेगी, आउटपुट वोल्टेज। समझ आ रही है मेरी बात? ये आपको समझ आ रहा है या नहीं? आ गया समझ? आपको ये याद रखना है कि आपको ट्रांसफार्मर कपलिंग में सिर्फ ट्रांसफार्मर को यूज करना है, यू विल नॉट हैव टू बी यूज द आरसी कपलिंग। ठीक है, जो काम वहां पे डीसी को रोकने का करता था वो यहाँ पे ट्रांसफार्मर कर रहा है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता। एक चीज ट्रांसफार्मर की आपके ट्रांजिस्टर की कलेक्टर साइड पे आप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्ट करोगे, प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्ट करोगे और सेकेंडरी वाइंडिंग को कहाँ पे कनेक्ट करोगे, एक टर्मिनल कनेक्ट करोगे बेस पे हायर पोटेंशियल को और लोअर पोटेंशियल को कनेक्ट करोगे पोटेंशियल डिवाइडर के मिडिल में। दैट्स इट। ये पूरा ऐसे आपको डायरेक्ट कपलिंग में करना। आ रही मेरी बात समझ? तो इसमें इसने बताया है, अब इसमें कुछ और समझाने वाला है नहीं, इसमें इसने ये जो मैंने आपको बताया वो इसमें दोबारा समझाया। आप इसमें लिखोगे यहाँ पे प्लस VCC पावर सप्लाई को यूज किया गया है, जो R1 R2 के साथ मिलकर क्या बनाती है, वोल्टेज डिवाइडर बेस वाइज सर्किट प्रोवाइड करती है। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर बेस वाइज सर्किट प्रोवाइड करते क्या, प्लस VCC, वो प्लस 5 वोल्ट है या प्लस 8 वोल्ट है, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। यदि बेंच मार्क है ना लग तो वही था। देखो हमेशा आपको याद रखना है कि आपके ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे सोर्स कनेक्ट होती है। ठीक है, तो ये तो इसका सोर्स, अगर पहले इनपुट पे भी आप क्या लगाओगे, RC कहीं नहीं यूज करना है। ठीक है, C मैंने सब जगह से हटा दिया। अब आप फिर से एक ट्रांसफार्मर आपने यहाँ पे कनेक्ट किया। ठीक है, इसका आपने वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया, वोल्टेज सोर्स से सिग्नल, ये जो है प्राइमरी वाइंडिंग है, फ्लक्चुएशन होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, दूसरे से म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल, और ये यहाँ से वैल्यू सिग्नल कहाँ से कहाँ जाएगा, बेस पे चला गया। लेकिन इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग भी आपने यहाँ पे कनेक्ट की R1 और R2 के बीच में, बिल्कुल बीच में कनेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आपने उसकी कलेक्टर के सॉरी प्राइमरी वाइंडिंग को आपने कलेक्टर साइड पे कनेक्ट किया है। उससे फायदा क्या हुआ कि जितने भी सिग्नल आपका इस ट्रांजिस्टर की आउटपुट कहाँ पे मिलेगी, कलेक्टर पे, यानी आपको प्राइमरी वाइंडिंग पे क्या मिलेगी, फर्स्ट ट्रांजिस्टर की क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। समझ आ गया बात? ये आउटपुट डायरेक्टली आपके सेकंड स्टेज से कनेक्ट नहीं होगी, RC में डायरेक्ट कनेक्ट होती थी कैपेसिटर के थ्रू। इसमें क्या होगा कि ये जो वैल्यू है कि अगेन सिग्नल एम्पलीफाई होगा। अब कुछ तो ये पहले से बड़ी होगी थी, आउटपुट मिल गई, अब ये और सेकेंडरी वाइंडिंग पे जाएगी और एम्पलीफाई हो जाएगी और बढ़ जाएगी। अगर आपको पावर गेन बहुत ज़्यादा हाई चाहिए, आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करो। अगर वहाँ पे टर्न रेशो आपके 10 है, वहाँ 20 है, तो आपका 10 टाइम्स, आपका 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो जितना भी आपको इस फर्स्ट स्टेज की कलेक्टर पे जो वैल्यू मिलेगी, जो भी गेन मिलेगा, वो आपका किसी पे सेकेंडरी वाइंडिंग पे एम्पलीफाई होके इसमें पहुंच जाएगा बेस पे। तो कुछ आपका फिर से गेन बढ़ गया। फिर सेम सेकेंड स्टेज का जो आपका आउटपुट है उसमें मिलेगा प्राइमरी वाइंडिंग में, फिर ये एम्पलीफाई होकर किसमें जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग। समझ आ रही है मेरी बात? दैट्स और ये आपको इस तरह से आउटपुट मिल जाएगा और कुछ करना नहीं। अब इसमें सोचने वाली बात ये है, ये सब कहानी समझ आ गई, लिखना भी समझ आ गया, इसको लिखने की जरूरत है नहीं, आपको जो डायग्राम समझ आ गया तो समझ, आपको सब कुछ समझ आ गया। कहाँ पे एम्पलीफायर आपको मिल रहा है, कलेक्टर पे, फिर वो डायरेक्टली सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा, डायरेक्टली बेस पे नहीं जाएगा। और जब सब कुछ कहा कि पास किससे हो रहा है, ट्रांसफार्मर से, इनपुट से आउटपुट में ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसफार्मर के थ्रू, तो डीसी आइसोलेशन या पूरा मिलेगा। डीसी आइसोलेशन बहुत बढ़िया मिलेगा। डीसी आइसोलेशन का मतलब है डीसी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में किसी लिमिट के पास नहीं। ठीक है, उसके बाद बात करते हुए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की। आपको याद होगा आरसी का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो था, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वो ऐसा था, इस बैंड विड्थ में, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में वो स्टेबल था। लेकिन हमारा जो ट्रांसफार्मर कपलिंग का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो बहुत बढ़िया नहीं आता।
लो फ्रिक्वेंसी पे भी गेन कम होता है क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी है तो x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 2 पाई fl, x इज इक्वल टू 2 पाई fl, ऐसे तो होगा xl इज इक्वल टू ओमेगा l। तो जब 2 पाई fl करोगे तो फ्रिक्वेंसी अगर लो है तो रिएक्टेंस क्या होगी, कम होगी। अगर फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो भी क्या होगी, रिएक्टेंस कम होगी। देखो फ्रिक्वेंसी बहुत लो है तो फ्रिक्वेंसी लो में तो करंट वैसे भी कम ही आएगी, ठीक है। तो आप इस लो फ्रिक्वेंसी को ऐसे मान लीजिए ये जो डीसी पे तो वो काम करेगा ही करेगा, ठीक है। और तो एक बार तो आपको लो फ्रिक्वेंसी पे गेन कम हो गया, और हाई फ्रिक्वेंसी जब होगा तो xl इज इक्वल टू 2 पाई fl, तो फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उस केस में रिएक्टेंस क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे गेन क्या आएगा, हर बार आपका गेन कम आना, तो फिर फायदा क्या होगा, केवल एक स्पेसिफिकली फ्रिक्वेंसी होगी जहां पे आपका ग्राफ यानी आपका गेन बहुत ज्यादा बढ़िया आएगा, मतलब लाइक दिस, लाइक ये गेन है आपका और ये आपकी फ्रिक्वेंसी, तो ऐसा है। लो फ्रिक्वेंसी में भी कम आएगा, हाई फ्रिक्वेंसी में भी कम आएगा, केवल एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के साथ, और ये फ्रिक्वेंसी होगी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। उस फ्रिक्वेंसी को हम बोलेंगे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। समझ आ गई बात। और यहाँ पे जो जितनी भी कंडीशन बनती है, जो मैंने पैरेलल वाली कंडीशन कल बताई, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल है। बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, अभी इतना ही समझने की जरूरत है जो मैं आपको बता रही हूं। क्लियर है इसकी बात। तो ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे आपका जो सर्किट है वो क्या करेगा, आपका गेन बहुत बढ़िया देगा, लेकिन रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी केवल एक पॉइंट पे ही होती है, पूरा का पूरा सर्किट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की होती है। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी होती है जहां पे उसका गेन बहुत बढ़िया होता है। समझ आ गई बात। तो इस वाली ट्रांसफार्मर कपलिंग को यूज करने का फायदा ये है, हाँ एक चीज और है कि इसके अंदर है ना, देखिए जैसे आपका ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो स्ट्रेट एक्सिस्टेंस बनाती है। क्या बनाती है, स्ट्रेट धारिता, स्ट्रेट एक्सिस्टेंस। आपका लो फ्रिक्वेंसी पे तो सिग्नल कम बताया मैंने आपको किस वजह से होता है, और हायर फ्रिक्वेंसी पे स्ट्रेट एक्सिस्टेंस जो है, स्ट्रेट का मतलब ये जो दोनों इसकी वजह से आता है, एक बार ये कम होगा, एक बार ये ज्यादा होगा, एक बार ज्यादा होगा, एक बार ये कम होगा, तो क्या कैपेसिटेंस क्रिएट कर देता है, तो इसको आप खत्म नहीं कर सकते। और इस कैपेसिटेंस को हम बोलते हैं स्ट्रेट। जैसे वहां पे पैरासिटिक था, इंटर इलेक्ट्रोड था आरसी, ऐसे यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो है स्ट्रेट कैपेसिटेंस। ये क्या करता है, आपके गेन को हायर फ्रिक्वेंसीज पे कम करता है। ये चीज याद रखनी है, स्ट्रेट कैपेसिटेंस, ठीक है। वहां पे रिएक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, x इज इक्वल टू XL इज इक्वल, हाँ XC आएगा, x इज इक्वल टू 1/2 पाई FC, ठीक है। जब लो फ्रिक्वेंसी होगी तो आपका रिएक्टेंस बढ़ जाएगा और जब कम होगी तो ज्यादा। तो कैपेसिटेंस ये चीज आपको इसलिए याद रखनी है कि आपको पता लगे कि आप फिर आप अभी जो मैं बता रही हूँ कि जब इसका गेन आरसी कपलिंग से इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बिल्कुल बेकार होता है, उसमें तो स्टेबल ग्राफ मिल रहा है जो मैंने अभी आपको दिखाया, एज ए सिंगल स्टेबल ग्राफ मिल रहा है, लेकिन इसमें किसी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे ही गेन मिल रहा है बस। तो आप तो ये कहोगे मैम अच्छा तो हमारा कौन सा हुआ, कौन सा हुआ अच्छा, आरसी कपलिंग हुआ, नहीं आपका अच्छा ये वाला हुआ, क्योंकि आपको जहाँ पे सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को कैप्चर करना है। जैसे मैं एफएम रेडियो की बात करूँ, आपने 92.7 एफएम सुन रहे हो, ठीक है, आरसी कपलिंग लगा हुआ है, तो आरसी कपलिंग तो फ्लैट है ना, तो 92.7 के साथ 92.6 92.5, क्योंकि उसका स्टेबल ग्राफ है, उसके आसपास की फ्रीक्वेंसी को उसको भी कैप्चर करेगा। लेकिन अगर मैं आरसी कपलिंग की, उसके ट्रांसफार्मर कपलिंग की बात करूं, तो क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही आपको आउटपुट गेन बढ़िया मिलेगा, तो 92.7 को तो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, बाकी सब कुछ जल्दी से रिजेक्ट करेगा। ये देखिए बिल्कुल शार्पली रिजेक्ट करेगा। अगर मैं कह रही हूँ कि ऐसे कोई छोटी बनी हुई है, ऐसे कोई पीक बनी, तो एक ही बंदा खड़ा हो सकता है ना, और अगर वो थोड़ी सी फैली हुई है तो दो लोग खड़े हो जाएंगे, दो अरे दो तीन जितने भी खड़े आप हमारी बातें नहीं करते हो, समझ आ गया मेरी बात। तो हमें क्या चाहिए, जब हम अपने सर्किट्स की बात करते हैं, सिग्नल कैप्चरिंग की बात करते हैं, तो क्या होता है कि हम ये चाहते हैं कि हमें शार्पनेस बहुत बढ़िया मिले, तो वहां पे हम ट्रांसफार्मर करते हैं, समझ आ गई। और दूसरी चीज ये है कि इसमें है ना लॉस बहुत कम होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आपको इतना हाईएस्ट गेन मिल रहा है, तो यहाँ पे लॉस आपका बहुत कम होता है। वहां पे आर जो आर है वो आपका क्या करता है, पावर लॉस करता है, ये पावर लॉस को बहुत कम कर देगा, क्योंकि आपका सिग्नल पहले आ रहा है आउटपुट करेक्टर के आउटपुट पे, फिर वो बेस की इनपुट पे जा रहा है एम्पलीफाई होके, तो आपका जो गेन है वो बहुत बढ़िया मिलता है
और सॉरी लॉस बहुत कम मिलता है। लॉस कम होने की वजह से हम इसको ट्रांसफार्मर कपलिंग को हम पावर एम्पलीफायर में क्या करते हैं, यूज करते हैं। लोडिंग की प्रॉब्लम भी नहीं आती है, लोडिंग प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, आप एक सब्जेक्ट लास्ट ईयर में पढ़ेंगे EIM, वो भी मैंने पढ़ाया हुआ है, इस साल नहीं पढ़ाया था, 2016 में यहाँ से पढ़ा के गई थी, सिर्फ उसी सेमेस्टर पढ़ाया था। EIM में आप सारे ब्रिजेस वगैरह पढ़ोगे, व्हीटस्टोन ब्रिज, सर्किट वगैरह बनाना, तो ये कंडीशंस आपको याद होती है। मैं आपको पहले बता के चलती हूँ, अगर आपको ढंग से इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है तो बहुत बढ़िया से पढ़ो, सब बेसिक याद रखो, थ्योरेटिकल याद रखने का कोई फायदा नहीं। इतनी भाषा में याद है, ये बेसिक आपको खत्म। एक बस आपका लास्ट रह गया इसमें, आपका डायरेक्ट, ठीक है।